पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ चुके थे। पहला प्रॉपर्टी था कि कोई भी रो या कॉलम को अगर चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होता है। कोई भी रो या कॉलम को इंटरचेंज कीजिएगा तो उसका वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डिटर्मिनेंट का। सेकंड पॉइंट था कि कोई भी दो रो हो या दो कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज होता है तो उसका वैल्यू में क्या होता है, सिर्फ साइन का चेंजिंग होता है। मतलब अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाएगा और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, बस। सेकंड यही प्रॉपर्टी था। थर्ड प्रॉपर्टी था कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज जीरो। मतलब कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है तो वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टिकुलर, मतलब बोल रहा है कि कोई एक कांस्टेंट से के से जो है एक पार्टिकुलर रो या पार्टिकुलर कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटर्मिनेंट जो होगा क्या होगा, के टाइम्स डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलता है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ डेल्टा इज मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट की देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज। मतलब एवरी एलिमेंट का मतलब है कि जितना भी रो है या जितना भी कॉलम, सब में क्या किया, आप एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो के रेज़ टू द पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट हो जाएगा। मतलब कांस्टेंट का जो मान होगा उसके साथ साथ डिग्री के साथ बाहर निकलेगा कि किस ऑर्डर का वो डिटर्मिनेंट था, तो उसका पावर लेके वो कांस्टेंट बाहर निकलेगा और डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा उसका उतना टाइम्स हो जाएगा। सिक्स प्रॉपर्टी था कि कोई भी एलिमेंट जो है, कोई भी एलिमेंट एक पार्टिकुलर रो या कॉलम का सम दिया हुआ है, दो एलिमेंट्स का सम दिया हुआ कोई भी पार्टिकुलर रो या कॉलम में, तो उसको क्या कर सकते हैं कि आप उस पार्टिकुलर रो या कॉलम को जो है ना दो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हैं। ये जैसे एग्जांपल बताए थे। देखिए इम्पोर्टेंट है, आप रिवर्स सोचिए। अगर आपको ये चीज़ दिया हुआ है, ये दो चीज़ दिया हुआ है, तो आप सोचिए कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। कभी भी ज़िंदगी में दो रो जो है इक्वल है, और तो आप इसको जो है इस फॉर्मेट में आप सम के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस होगा तब आप सम नहीं कर सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट को एक डिटर्मिनेंट नहीं बना सकते। फिर नेक्स्ट जो है नोट में लिखाए थे कि इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर इन एपी देन डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। मतलब जितना भी क्वेश्चन में अगर बोल देगा कि सारा एलिमेंट एपी में है तो पक्का है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 100% जीरो आएगा। और सेकंड नोट में बताए थे कि एक डिटर्मिनेंट है जो बनाया गया है कोफैक्टर से, तो उस डिटर्मिनेंट का कितना वैल्यू होगा, जिस डिटर्मिनेंट के कोफैक्टर से बनाया गया उस डिटर्मिनेंट की पावर n-1 हो जाएगा। तब आप जो है प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड सवाल एक एक करके बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट हुज एलिमेंट्स आर 0 और 1। मतलब आपको एक थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट दे दिया गया है, थर्ड ऑर्डर का, और आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो बताना, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं 0 और 1 का यूज़ करना है। तो पहले क्या करते हैं, लेट मान लेते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो पहले एज्यूम कर लेते हैं, लेट, ठीक है। थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ठीक। और इसका जो है एक्सपांसन कीजिएगा खोलने के बाद। आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि बताया गया था कि इस डिटर्मिनेंट का जो एक्सपांसन होता है खोलने के बाद, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ इस टाइप का बताए थे। सॉरस रूल में साइरस रूल जो था इस टाइप का, A3 B1 C2
प्लस A2B3C1 माइनस फिर ब्रैकेट में A1B3C2 प्लस A2B1C3 प्लस A3B2C1। ठीक, तो इसमें एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि ये जितना भी एलिमेंट प्लस में है माइनस से पहले, तो इस सब का मल्टीप्लाई करिएगा। ठीक, तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो A1 इधर B1 कहीं पर आएगा, कहीं पे C1 आ जाएगा, A1 A2, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा A1 फिर B1 कहीं पे आएगा, फिर C1 आ रहा है। ठीक है, फिर A2 कहीं पे आएगा, फिर B2 आएगा, A2 B2 C2, तो फिर A3 B3 C3। ठीक, इस सारे एलिमेंट का प्रोडक्ट किए तो ये है, और ये माइनस के बाद जितना भी एलिमेंट है उसका भी प्रोडक्ट कीजिएगा तो आपको A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो मतलब यहाँ से एक चीज़ समझ आया कि माइनस से पहले जितना भी एलिमेंट है उस सब का प्रोडक्ट और माइनस के बाद वाला जितना भी एलिमेंट है उस सब का प्रोडक्ट सेम आ रहा है। ठीक, तो ये सवाल कराने का मेरा मेन मकसद ये था कि इसको समझना है कि डिटर्मिनेंट जब 3x3 ऑर्डर का खोलते हैं तो एक्सपेंशन ये आता है पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद, और प्रोडक्ट करके देखे तो ये आया और ये दोनों का सेम आया। तो इसी लॉजिक पे बेस्ड ये आपका सवाल है। तो इसको बनाते हैं, देखिए कैसे। जैसे आपका ये हो गया एक्सपेंशन, तो इसको लिख देते हैं, ये वैल्यू हो गया। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि मैक्सिमम कितना वैल्यू होगा। तो मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, आपको A3 B2 C1। ठीक, देखिए मैक्सिमम के लिए क्या करना होगा कि इधर कम से कम घटे और इधर ज़्यादा प्लस हो। तो ज़्यादा कब आएगा, जब इसका मान 1 हो जाए, फिर ये भी पूरी प्रोडक्ट 1 आ जाए, फिर ये भी 1 आ जाए। इसका मतलब यहाँ से A1 B1 C1 का वैल्यू 1, A2 B2 C2 का वैल्यू 1 और A3 B3 C3 का वैल्यू 1, सब बराबर हो गया माइनस, तभी तो सबका प्रोडक्ट 1 आ रहा है माइनस। यहाँ पे क्या करें कि भाई इसमें से माइनस ये हो रहा था, ये कम से कम घटेगा तो ये पूरा क्वांटिटी मैक्सिमम आएगा। तो कम से कम तभी घट सकता है कि ये दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए और एक को 1 रहने दें। ठीक, तो एक को 1 रहने देते हैं। ठीक, और सबको 0 होने देते हैं। तो इससे क्या हो गया कि यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक, हाँ, लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है, इसमें जो है इसमें क्या है कि सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, 1 × 1 × 1, और इसमें क्या आ रहा है 1 × 0 × 0, मतलब इधर 0 बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये केस रिजेक्ट हो गया। ठीक, क्योंकि अभी बताए थे कि प्रोडक्ट दोनों का बराबर होना चाहिए। ठीक, अब आते हैं सेकेंड केस पे। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है फर्स्ट केस रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये तीनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा था और तीनों का प्रोडक्ट 0 आ गया। केस सेकेंड जो है, कम से कम एक एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 इसमें कर देते हैं। सेकेंड केस मान लेते हैं ये इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 0 मान लेते हैं, फिर माइनस। सब करते क्या है कि क्योंकि इसमें जो है सारे एलिमेंट को 0 मान लीजिए, क्योंकि हमको वैल्यू मैक्सिमम लाना है। अगर यहाँ रख देंगे एक, तो पक्का है कि ये दोनों एक एक कट के सीधे एक आ जाएगा आंसर। हमको बोला मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो इधर जितना मिनिमम हो। तो एक कंडीशन ये जो तीनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इस तीनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ से क्या आंसर आ गया, सीधा 2 आंसर आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया।
तो यही चीज़ हम बताना चाह रहे थे कि जब भी 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू पूछे तो आपको इसी कंडीशन पे बैठा के चलना है, नहीं तो आंसर आपका कुछ का कुछ आ जाएगा और रॉन्ग भी हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी सोच सकते थे कि यहाँ पे 1 यहाँ 1 यहाँ 1 और इधर 0 0 कर देते, तो भाई इधर तो तीनों का प्रोडक्ट मान चलिए इसका 1 आएगा, लेकिन इधर तीनों का प्रोडक्ट 0 आ जाता, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ बताए थे कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो अभी किए हैं यहाँ पर माइनस से पहले वाला जितना भी एलिमेंट और माइनस के बाद वाला जितना भी एलिमेंट है यहाँ दोनों का प्रोडक्ट यहाँ क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहाँ पर यही कंडीशन तो यहाँ भी फुलफिल करना चाहिए कि इधर माइनस से पहले जितना भी एलिमेंट्स का वैल्यू का प्रोडक्ट और इधर बराबर होना चाहिए, तो जो कि होगा नहीं, क्योंकि अगर 1 1 1 यहाँ ले ले तो चलिए 3 आ गया, इधर 0 0 ले लेते हैं, इधर तीनों का प्रोडक्ट 0, इधर तीनों का प्रोडक्ट 1, इसलिए वो केस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग आंसर 3 भी निकाल दीजिएगा, तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका ये हो गया सेकंड केस, जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 2, तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग एट एनी स्टेज प्रूव करना है कि जितना भी नीचे डिटर्मिनेंट है सबका वैल्यू 0 है। तो यहाँ 3 क्वेश्चन है, अब तीनों के एक एक करके आप समझते हैं बिना एक्सपेंड किए हुए। तो इसमें जो है जितना भी अभी प्रॉपर्टीज पढ़े हैं डिटर्मिनेंट का, वही प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इसका वैल्यू 0 प्रूफ करना है। आइए एक एक करके देखते हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ था, अब इसको बिना खोले हुए इसका मान 0 करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सारे रो में से माइनस कॉमन बाहर खींच लेते हैं। तो 1 2 3 रो है, तो 3 रो है तो -1 -1 -1 3 बार आएगा, तो -1 रेज़ टू द पावर 3। उसके बाद देखिएगा क्या होता है, ये बेचारा 0 0 रहा, ये बेचारा q माइनस पी हो गया, ये हो गया r माइनस पी। ठीक, फिर ये जो है p माइनस क्यू हो गया, फिर ये 0 है, फिर ये r माइनस क्यू, फिर ये जो है p माइनस आर हो गया, फिर ये q माइनस आर हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ तक होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक के बाद आपको करना क्या है कि इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो क्योंकि ये -1 की पावर क्यूब -1। ठीक है, बाहर में क्या करना है, इस बेचारा को ट्रांसपोज कर दिए इस स्टेज में आकर, और ट्रांसपोज कीजिएगा तो रो को कॉलम को रो, तो ये जो है रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0 यहाँ आएगा, ये q माइनस पी सीधे सडनली यहाँ आ जाएगा, फिर ये r माइनस पी यहाँ आ जाएगा, फिर ये बेचारा इधर उठ के आ जाएगा p माइनस क्यू, फिर ये 0, फिर ये q माइनस आर हो गया। ठीक, तो फिर जो है आपका इधर से आ गया कितना, तो ये p माइनस आर यहाँ आ जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या है r माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्या, q माइनस आर यहाँ आ जाएगा फिर। ठीक है, और ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो है ये एलिमेंट आ जाएगा r माइनस क्यू, तो ये जो है ये डिटर्मिनेंट और शुरू का डिटर्मिनेंट दोनों मैच कर गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ये डेल्टा आ गया, तो इधर आकर 2 टाइम्स डेल्टा बराबर 0, तो यहाँ डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। ये फर्स्ट था कुछ। अब आते हैं सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है बिना एक्सपेंड किए हुए, तो इसमें एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है ना,
तो एक ऑपरेशन यही है कि जैसे यहाँ 41 है, 41 में से अगर इसको घटाएंगे 8 5 6 40 तो 1 बचेगा। इस तरह 79 में 9 8 72 घटाएंगे तो 7 बचेगा। तो इसमें वो एक ऑपरेशन लगाते हैं, C1 को जो है ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। C1 को क्या करते हैं C3 से कि 8 टाइम्स से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए क्या बनता है यहाँ पे, 41 माइनस 40 1, 79 माइनस 72 7, और 29 है, 29 माइनस 24 5। तो आप लोग देख लीजिए, प्रॉपर्टी पर थे कि कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल है तो उसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपका 0 आ गया। अब आते हैं थर्ड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये था कि लेट डिटर्मिनेंट बराबर दिस, मान लिए। अब इसमें देखिए एक चीज़ नोटिस करना है कि अगर तीनों रो को जोड़ दें, सॉरी तीनों कॉलम को, या आप कॉलम को जोड़िए तीनों को, या रो को जोड़िए, तीनों दोनों केस में एक ही वैल्यू आएगा। तो आइए इसमें एक ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम पे, C1 पे ऑपरेशन लगाते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपका ये कॉलम हो गया 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो ऑपरेशन लगाइएगा तो देखिए क्या होता है यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ भी आ जाएगा वही कम, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ भी वही कम होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और इधर जो है एज इट इज कॉपी कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर 1, इधर है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। ठीक, आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ये 0, ये 0, ये 0। उसके बाद ये जो एज इट इज कॉपी कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है यहाँ की तीनों एलिमेंट क्या है, 0 आ गया। किसी भी कोई एक रो या कोई एक कॉलम, तो यहाँ कॉलम में सारा एलिमेंट क्या है, 0 है। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, आई होप कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अल्टीमेट क्वेश्चन है, इफ ए आर बराबर cos 2r पाई प्लस आई साइन 2r पाई पूरे होल ब्रैकेट 1/9, देन प्रूव डेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 बराबर 0। देखिए आप लोग जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है, उसमें जो है एक थ्योरम पढ़ाया जाएगा कि cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर होता है e की पावर आयोटा थीटा। ठीक है, थीटा मतलब जो यहाँ रहेगा वो दोनों थीटा सेम होना चाहिए, जो यहाँ रहेगा वही इसके पावर में आएगा। ये आई लिखा हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है एयर बराबर दिस cos 2r पाई प्लस आयोटा साइन 2r पाई के पावर 1/9। तो मतलब ये जो होता है इसके बराबर होता है। तो यहाँ पर जो हम इसके जगह हम e की पावर आई थीटा का वैल्यू 2r पाई लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है ना ए आर इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर में आई 2r पाई। देखिए पूरे के पावर 1/9 है, तो 1/9 से इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ गया। तो e की पावर में आई 2 पाई r/9। ठीक है, ये फॉर्मेट बनेगा। अब यहाँ पर क्या है कि r का वैल्यू एक बार 1 लेंगे तो a1 का वैल्यू आएगा, एक बार 2 लेंगे तो a2 का वैल्यू आएगा, एक बार 3 लेंगे तो a3 का वैल्यू लेंगे। तो यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ 2 का मल्टीपल है, तो सीधा इसको e की पावर में आयोटा
2π/9, ठीक। फिर e की पावर में आयोटा 4π/9, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर e की पावर में आयोटा 6π/9, ठीक। फिर e की पावर में आयोटा 8π/9, e की पावर में आयोटा 10π/9, ठीक। e की पावर में आयोटा 12π/9, फिर e की पावर में आयोटा 14π/9, e की पावर में आयोटा 16π/9, e की पावर में आयोटा कितना आएगा 18π/9, ठीक। तो यहाँ जो कटने वाला है उसको काटेंगे, ठीक। और इसमें जो e की पावर 6π/9 कॉमन ले लेते हैं। क्यों 6π/9 कॉमन लें? क्योंकि यहाँ 6, यहाँ 12 और यहाँ 18। तो इससे क्या होगा, e की पावर में आयोटा 6π/9 कॉमन लेते ही एक चमत्कार ये हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट एज इट इज कॉपी करते हैं, e की पावर में आयोटा 2π/9, ठीक। 6 लेंगे, फिर मतलब यहाँ सेकेंड रो से e की पावर आयोटा 6π/9 कॉमन लिया गया, ये एज इट इज कॉपी होगा। 2π/9, 4π/9 और ये कितना है 8π/9, ठीक है। यहाँ तक सॉरी 6 है, 6 2 4 6π/9 और यहाँ पे 6 कॉमन आ गया तो बचेगा 2, e की पावर में आयोटा 2π/9, ये 4 है तो कितना बचेगा 4 बच जाएगा, 10 है। और यहाँ 12 है तो 6 कॉमन आ गया तो 6 बचेगा, e की पावर में आयोटा 6π/9, ठीक। अब ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है R1 और R2, और इसका मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बोलता है। और ये एज इट इज कॉपी कर लीजिएगा तो फाइनल आंसर इसका 0 आ जाएगा। तो e की पावर में आयोटा यहाँ पे लिख देते हैं 4π/9, e की पावर में आयोटा 16π/9, e की पावर में आयोटा 18π/9। आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे, सारे प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल है, ठीक। तो यहाँ पे फाइनली आंसर आपका 0 आ गया, क्योंकि R1 और R2 दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है। आइडेंटिकल होने के कारण इसका वैल्यू 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोला, बिना एक्सपेंड किए हुए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू को प्रूफ करना है कि 0 होता है। मतलब यहाँ पे 2 डिटर्मिनेंट्स का सम हो रहा है, 0 प्रूफ करना है। तो 0 प्रूफ तभी ये हो सकता है जब ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट और ये सेकंड डिटर्मिनेंट आपस में क्या हो, बराबर हो जाए और बीच में माइनस साइन क्रिएट हो जाए। यानी दूसरा ये भी हो सकता है कि ये इस डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, और सिमिलरली इस डिटर्मिनेंट सेकंड का कोई भी 2 रो हो या कोई भी 2 कॉलम क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए, तभी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा और इसका वैल्यू 0 आएगा, दोनों का सम क्या हो जाएगा 0 दे देगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो है आइडेंटिकल यहाँ क्रिएट नहीं कर सकते हैं, दोनों डिटर्मिनेंट में हम में मान लीजिए कि ये D1 है और ये D2 है। एक चीज़ कॉमन है, 103 है तो यहाँ भी 103 है, यहाँ 111 है तो यहाँ भी है। फ़र्क इतना है कि पोजीशन चेंज है। तो क्या करें, सेकंड डिटर्मिनेंट का क्या करते हैं, 2 कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करते हैं प्रॉपर्टी बोलता है कि माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा, और ये बेचारा 104 यहाँ आ जाएगा उचक के, और ये 103 इधर।
और ये बेचारा अंतिम छोर पे आ जाएगा। ठीक, और ये एज इट इज कॉपी हो गया। तो आप एज इट इज कॉपी कर देते हैं इसको। अब डिफरेंस थोड़ा यही रह गया कि इसमें फिर जो है 3 ऊपर में और 3 यहाँ नीचे आ गया। तो क्यों ना हम ये इस डिटर्मिनेंट में फिर से आप यहाँ पे कॉलम पे ऑपरेशन लगाए थे कि इसमें जो है इन डिटर्मिनेंट सेकेंड, इसमें C1 और C2 क्या किए, इंटरचेंज किए थे। अब इसमें भी क्या करते हैं, सेकेंड डिटर्मिनेंट में R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, इन डिटर्मिनेंट सेकेंड में जो है R1 और R2 को इंटरचेंज करते हैं। तो फिर से क्या आ जाएगा, माइनस साइन क्रिएट होकर इसको प्लस कर देगा। तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 103 ऊपर गया, 114 ऊपर गया, 115 आ गया। ये बेचारा एज इट इज कॉपी हो गया और ये नीचे आ गया। और इधर कुछ नहीं करना है। चैप्टर बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। इस चैप्टर में जो खासियत ये है कि अगर आप जिस दिन अपने आप पे कन्फ्यूजन होने लगेगा उस दिन ये सवाल बनेगा ही नहीं, उस दिन आपका गाड़ी अटक जाएगा। इसलिए जैसे खेल रहे हैं खेलते जाइए। यही होगा 2-3 स्टेप 4 डिटर्मिनेंट ज़्यादा खींचेगा लेकिन आंसर आपका आ जाएगा फाइनली। तो यहाँ पर देखिए 103 है, यहाँ भी 103 है, लेकिन यहाँ पे ये दोनों का थोड़ा फिर बदल है। तो क्यों ना क्या करें, इसको फिर से इंटरचेंज कर दे। तो इन डिटर्मिनेंट 2 पे ही क्या करते हैं, फिर से वही ऑपरेशन लगाते हैं। अब क्या करते हैं, इसमें कॉलम में ऑपरेशन लगाते हैं। C2 को इंटरचेंज करते हैं C3, C2 और C3 को इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करते ही क्या होगा कि 2 कॉलम का इंटरचेंज होता है, इसलिए प्लस है तो माइनस आ जाएगा। तो यहाँ माइनस साइन आते ही देखिए ये जो भी डिटर्मिनेंट क्रिएट हुआ, फर्स्ट डिटर्मिनेंट के आइडेंटिकल हो गया और आपको दिख भी रहा है। ये और ये दोनों देखने में सेम सेम लग रहा है और है भी, इसलिए दोनों का डिफरेंस जो है आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आप बिना एक्सपेंशन किए हुए इसका वैल्यू 0 ला दिए। तो जितना भी सवाल में जब भी कभी पूछा जाए को बिना कैलकुलेशन किए हुए शो करना है 0 है, तो आपको एक ही चीज़ स्ट्राइक करना चाहिए, या तो डिटर्मिनेंट का जो भी एलिमेंट है, रो या कॉलम, कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम, उसको आप आइडेंटिकल बनाने की कोशिश करें। अन्यथा अगर इस टाइप का सवाल आएगा तो इस टाइप के सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, दोनों डिटर्मिनेंट को सेम करना है। मतलब फर्स्ट को छोड़ के सेकंड वाला को आप सेम कर लीजिए, या नहीं तो इसको आप इसके बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर माइनस साइन क्रिएट हो जाएगा और ये प्लस बन के कट जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ डिटर्मिनेंट दिस बराबर 0 एंड उसमें दे दिया है कि ABC जो है रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ABC जो है सारे डिफरेंट है, मतलब अलग अलग है। ABC बराबर नहीं दिया गया है और एक कंडीशन हो रहा है एंड नॉन जीरो, मतलब 0 छोड़ के। ABC का वैल्यू जो है 0 छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू ले सकते हैं आप, और रियल वैल्यू ऐसे लेना है कि ABC का वैल्यू कभी आपस में बराबर ना हो, अलग अलग हो।
तब आपको प्रूफ क्या करना है कि तीनों का सम क्या होना चाहिए 0। तो देखिए यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट में चमत्कार क्या करना है कि दे क्या दिया है कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 के बराबर दिया हुआ, ठीक। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पे देखिए एक चमत्कार ये करते हैं कि इसमें से जो है सी है तो सी कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बी कॉमन ले, सॉरी यहाँ पे यहाँ तीनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, यहाँ ए है, सिर्फ यहाँ बी है, यहाँ बी है और यहाँ भी बी है। तो क्या करते हैं ए बी सी तीनों क्या करते हैं रो में से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से मानने चलिए गया बी, ठीक है, तो बी गया, या नहीं तो आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहाँ से बी सी निकाल लीजिए कॉमन, दोनों में बी सी है, ठीक है। तो यहाँ क्रिएट होगा क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि यहाँ से ए बी कॉमन आया, यहाँ से सी ए कॉमन आया, क्योंकि यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी ए है, और यहाँ से ए बी कॉमन आएगा, तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, इसलिए हो गया। तो ऊपर जो है बन गया आपका ए, यहाँ बी बन गया और यहाँ सी, ठीक। नीचे बन गया बी सी ए और यहाँ बन गया सी ए बी, ठीक। इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ए इंटू ये और ये, मतलब ये कॉलम, सॉरी ये रो और ये कॉलम डिलीट करना है जब मल्टीप्लाई स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को। तो ये और ये डिलीट हो गया, मतलब बचता ही 4। तो 4 का मल्टीपल क्रॉस बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस साइन आ जाएगा, फिर बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बी का ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, बचता है 1 2 3 4, तो बी स्क्वायर माइनस ए सी। सिमिलरली फिर सी के लिए करेंगे तो ये और ये डिलीट हो गया, तो बी ए माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना है, ए बी सी माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस प्लस ए बी सी माइनस सी क्यू, ठीक। तो यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ पर माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3 ए बी सी, और राइट हैंड साइड में आपको 0 लिखना है। इसमें से माइनस कॉमन खींच लीजिएंगे बाहर, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो हमको जो है इसका फैक्टराइजेशन मालूम है, एक फैक्टराइजेशन जो बहुत फेमस है, क्लास 9th में भी प्रूफ किया गया होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड, उसके बाद मतलब 1/2 टाइम्स और यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। तो आपका ये फेमस एग्जांपल है। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ ए बी सी आप डाल दीजिएगा, यहाँ पर जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी माइनस सी का और यहाँ होगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर ये तीनों का प्रोडक्ट 0 होगा नहीं, क्योंकि तीनों डिफरेंट है, और ये तीनों का और ये भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग है, और उसमें भी क्या है कि स्क्वायर हो रहा है, ठीक है। ये भी 0 नहीं होगा, तो हो सकता है कि बस एक यही टर्म बचा है जिसमें तीनों का सम 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम ए बराबर सपोज कीजिए मान लीजिए 2, बी बराबर मान लिए -2, सी बराबर 0 मान लिए, तो बस हो गया, ठीक। तीनों का सम 0 दे देगा, ठीक है। और सॉरी 0 तो मान ही नहीं सकते हैं यहाँ पे ना, तो दूसरा केस ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे ले लेते हैं कितना 2, फिर यहाँ 1, 0 लाने के लिए कोई ऐसा वैल्यू सोच के, ये तीनों का सम 0 इसीलिए हो गया क्योंकि हमको बोल रहा था कि यहाँ पर क्वेश्चन में
कि ABC क्या होना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए और तीनों डिफरेंट होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए। तो और प्रूफ करना था ये, तो ये हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सपोज कीजिए अगर a बराबर 2 + √3 मान लेते हैं, b बराबर 2 - √3 मान लेते हैं और c बराबर मान लीजिए -4, तो तीनों को जोड़ने के बाद क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ अगर इसमें अगर डालते हैं तो कभी भी 0 आ ही नहीं सकता है, कभी भी नहीं। आप देख सकते हैं इसमें से इसको घटाइएगा तो ये तो -4 का स्क्वायर 16 कर देगा, और फिर इसमें से इसको घटाइए तो कभी ये 0 होगा ना, और ना ही कभी ये 0 हो सकता है। आप देख सकते हैं इस पर एक ही कंडीशन है कि आप तीनों का सम 0 हो सकता है, तो ये हमको प्रूफ ही करना था। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का क्या वैल्यू होगा। ठीक, तो आइए सॉल्व करते हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो ऐसे डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे ना कुछ कॉमन दिख रहा है ना कोई कुछ दिख रहा है। तो इसमें देखिए एक चीज़ फील दिला रहा है कि sin b/b, ये चीज़ जो है कुछ अलग टाइप का लग रहा है। ये मतलब साइन रूल जैसा फील दिला रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि sin a/a बराबर sin b/b = sin c/c। ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल के फर्स्ट लेक्चर में बताया गया, ये 2r के बराबर होता है। तो लेट 2r का जो वैल्यू होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। तो ये 2r का मतलब हम लेट इसको मान लेते हैं k। ठीक है, कुछ देर के लिए तो k मान लिए, तो sin b/b जो है किसके बराबर हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूरी 4k आ जाएगा। साइन a की जगह लिख सकते हैं ka, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और साइन यहाँ और इस साइन a की जगह लिख सकते हैं क्या, a × k, क्योंकि एक बार इसको इसके बराबर करेंगे तो साइन a की वैल्यू a k आ जाएगा। तो यहाँ a k, यहाँ भी a k। तो आइए वैल्यू डालते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 रहने दीजिए, ये 2 है, ये 3a है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4k, यहाँ पे 8ak, और यहाँ पर आ जाएगा 12ak। और ये बेचारा cos a को छोड़ दीजिए ऐसे ही, क्योंकि cos a कहीं दिख नहीं रहा इसीलिए। और यहाँ पर से 4k कॉमन ले लीजिएगा। तो 4k कॉमन लेते ही देखिए आपको क्या आ जाएगा, ये 1, ये 2 है और ये 3 है, ये दोनों आइडेंटिकल आ गया। तो अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, इसमें भी देखिए कहीं पे कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, जो कोई भी रो या कॉलम से कॉमन ले ले। तो इसमें एक ही चमत्कार कीजिए, क्या, पहले जो है जहाँ 1 है, जहाँ आपका 1 है, ठीक है, जहाँ 1 है वहाँ लिख सकते हैं लॉग, क्योंकि यहाँ x बेस है तो x की पावर x। ठीक, इसमें y बेस चल रहा है, तो आप लोग अब पकड़ लिए होंगे कि यहाँ पे log y⁻y 1 हो जाएगा। और यहाँ z चल रहा है बेस में, इस सारे रो में, तो यहाँ log z/z। तो यहाँ जो है देखिए, इसको लिख क्या सकते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, log y बेस x रहता है तो log y/log x लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे log y/log x, log y/log x, और यहाँ पे log z/log x आएगा। ठीक है, तो ये होगा x। तो यहाँ से क्या होगा, 1/log x बाहर आ जाएगा। फिर यहाँ पर वही काम होगा कि यहाँ 1/log x/log y, log y/log y, फिर यहाँ पर log z/log y। तो यहाँ तीनों में जो है 1/100 log x कॉमन आएगा, 100 log y कॉमन आएगा और 100 log z कॉमन आएगा। ठीक है, कॉमन आते ही देखिए इसमें एक चीज़ बन गया कि यहाँ log x हो जाएगा,
log y log z। यहाँ भी वही काम होगा, log में x बनेगा, log y हो गया, log z हो गया। तो आगे आपको कहने की जरूरत ही नहीं है, आगे आपका मान निकाल सकते हैं कि इसका मान 0 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिकल है इसीलिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि पी लैम्डा की पावर 4 प्लस क्यू लैम्डा की पावर 3 प्लस आर लैम्डा की पावर स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी बराबर दिस डिटर्मिनेंट देन फाइंड टी। टी का वैल्यू क्या होगा? देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ रास्ते में रोटेट कर रहा है, लैम्डा। तो लैम्डा से रास्ते घटा देंगे तो हमको टी का वैल्यू आ जाएगा। तो पुट लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा बराबर 0 पुट करते ही सारा टर्म क्या बचेगा? बचता है टी। टी बराबर दिस डिटर्मिनेंट, ये 0, ये 1, ये -3, ये -1, ये 2, ये 4, ये 3, -3, ये 0। अब इसको सीधा एक्सपेंशन खोल दीजिएगा तो इसका वैल्यू तो पहला का 0 हो जाएगा, फिर माइनस साइन के साथ -1 इंटू में ये और ये डिलीट हो जाएगा, ये कॉलम और ये बचता है ये 0 और ये -0 -3 दिया 9, फिर +3, ठीक। ये और ये डिलीट 4 + 3 9 6 क्योंकि माइनस पहले से, तो कितना आ गया? 6 4 10 30। ये हो गया माइनस प्लस, ये -9। तो टी का वैल्यू क्या आ गया? 0 -9 + 30। तो टी बराबर कितना आ गया? 21। तो आपका टी का वैल्यू हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट बराबर दिस। तो इस 4 ऑप्शन में से इसका क्या मान होगा बताना है। तो ये जो है NCERT बेस्ड का क्वेश्चन है, इसको ये सॉल्व करते हैं। तो आइए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर फर्स्ट कॉलम का बात करें तो ए कॉमन दिख रहा है, इसमें से बी दिख रहा है, इसमें सी दिख रहा है। तो ए बी सी बाहर खींच लीजिएगा, -a b c, फिर यहाँ बन जाएगा a -b c, फिर यहाँ a b -c, ठीक। फिर इसमें से ए रो में से कॉमन ए खींचिए, बी खींचिए, सी खींचिए, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर c स्क्वायर, -1 1 1 -1 1 1 1 -1, ठीक। अब सीधा इसको जो खोलना है, खोलिएगा कैसे? डायरेक्ट खोलिएगा, इसके एक्सपेंडिंग खोलिएगा तो देखिए क्या होता है। ये तो रहेगा ही रहेगा। अब इसका वैल्यू निकालते हैं क्या आएगा। तो -1 +1 फिर -1 0 हो गया, फिर ये माइनस, ये और ये डिलीट, तो -1 और ये हो गया -1, फिर +1, ये और ये डिलीट, ये हो गया 1 × 1 और +1, ठीक। ये तो बेचारा 0 हो गया, ये हो गया -2 और +2, ये हो गया +2, कितना गया? 4 × a² b² c²। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उस ऑप्शन में जो भी, तो ऑप्शन नंबर इसमें मिल गया C, तो ये आपका आंसर हो गया।